हेलो एवरीवन, मेरा नाम है औरंगजेब और एक और वीडियो के साथ पेश खिदमत हूँ, जिसमें आज हम खुला की ड्राफ्टिंग के मुतालिक समझने जा रहे हैं कि जो तलाक लेने का तरीका है औरत की तरफ से, वो अपना हक कैसे इस्तेमाल कर सकती है कोर्ट में केस दाखिल करके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपना विजिटिंग कार्ड आपको प्रेजेंट किया हुआ है, जिसमें आप मेरा नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर देख सकते हैं। अगर आपको कराची, पाकिस्तान या किसी भी दुनिया के हिस्से से हेल्प चाहिए कि एक मुसलमान औरत होने के नाते आपको अगर खुला चाहिए या खुला लेना चाहते हैं कोर्ट से, तो आपने किस तरह से वो केस फाइल करना है, बनाना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इसमें देखेंगे, समझेंगे कि खुला केस कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इन दी कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची मैंने इसीलिए लिखा हुआ है ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें एक अंडरस्टैंडिंग मिले। अगर आप कहते हैं तो फिर भी मैं आपकी आसानी के लिए इसको फैमिली कोर्ट लिख देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इन दी कोर्ट ऑफ फैमिली जज कराची वेस्ट। अब ये केस वेस्ट कोर्ट में दाखिल किया गया था, जिस वजह से यहाँ पर वेस्ट लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आएगा फैमिली केस नंबर, सन, जिस सन में केस दाखिल किया गया था, सन 2021 में। उसके बाद फिर पार्टी का नेम आएगा, जो अगर आपने अपना लिखना है, जैसे औरंगजेब सन ऑफ, फिर उसके बाद रेजिडेंट ऑफ एड्रेस, ये बन जाएगा प्लेंटिफ। प्लेंटिफ के बाद फिर आपका आएगा वर्सेस, जिसके खिलाफ आप केस दाखिल करना चाहते हैं। वर्सेस इसमें आपने लिखना है वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि जिसके खिलाफ आप केस दाखिल करना चाहते हैं उसका नेम, सन ऑफ, उसके बाद फिर उसकी एड्रेस जो कि कराची में है, डिफेंडेंट। उसके बाद फिर केस का टाइटल, सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला, रिकवरी ऑफ डाउरी आर्टिकल्स, मेंटेनेंस एंड डावर अमाउंट। अब अगर आपका केस सिर्फ सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला है, तो आपने सिर्फ इतना लिखना है। उसके अलावा अगर आप रिकवरी ऑफ डाउरी आर्टिकल्स करना चाहते हैं, जो कि आपका दहेज था, तो उसके लिए आपने इसमें लिखना है। और मेंटेनेंस, अगर आपने मेंटेनेंस भी आपको चाहिए, एंड डावर अमाउंट, तो आप बिल्कुल इसमें लिख सकते हैं। तो The plaintiff number 1 upon named most respectfully begs to submit as under। जो प्लेंटिफ हैं वो कुछ इस तरह से कह रहे हैं कि that the nikah of the plaintiff number 1 was solemnized with the defendant on 13th day of January 2017। 2017 में इनकी शादी हुई थी, निकाह हुआ था, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम फैमिली लॉ, against the dower amount of rupees 50,000, which is still outstanding against the defendant. It is submitted that the nikah-nama of the plaintiff number 1 is under the custody of the defendant। एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि अगर आपने खुला लेनी है तो फिर खुला में जो डोवर अमाउंट हक मेरे, वो अमाउंट अगर आपको एक बीइंग लेडी आपको अमाउंट मिल चुका है, तो आपको वो अमाउंट वापस करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा अपने हस्बैंड को, शोहर को, जिसे आप खुला लेना चाहती हैं। तो बढ़ते हैं पेज नंबर 2 की जानिब। पेज नंबर 2, that after nikah rukhsati was took place and marriage was duly consumed, and from the said wedlock one issue, namely Mohammed Zain, aged about 3 years, who is under the lawful custody of the plaintiff number 1। इनकी शादी से इनको एक 3 साल का बच्चा हुआ है, एक बच्चा हुआ था जो कि अब 3 साल का है। फोटोकॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इज अटैच्ड हियर विथ एंड मार्क्ड एज एनेक्चर ए। निकाहनामे की, अगर आपके पास निकाहनामा है तो आप निकाहनामे की कॉपी लगाएंगे, अगर नहीं है तो उसको आप फिर रहने देंगे। उसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि बच्चे की पैदाइश का सर्टिफिकेट है, वो अगर आपके पास है तो आप वो इसमें एज एनेक्चर लिखेंगे। पेरा नंबर 3, that at the time of marriage
The parents of the plaintiff and other relatives of the plaintiff number 1 gave precious dowry articles, furniture, electronic items, crockery and gold ornaments worth rupees 4 lakh to the plaintiff number 1, which all are under the unlawful custody possession of the defendant. लड़की की जब शादी हुई थी तो उस वक्त उसको 4 लाख रुपए का दहेज दिया गया था उसके वालिदैन रिश्तेदारों की तरफ से, जिसकी बाकायदा से एक कॉपी ऑफ फोटो कॉपी ऑफ लिस्ट ऑफ डॉरी आर्टिकल्स अटैच्ड हियर विथ एंड मार्क्ड एज एनेक्स्चर बी। एक बाकायदा से लिस्ट बनाकर उसको केस का हिस्सा बनाया गया है। पैरा नंबर 4 दैट सून आफ्टर द मैरिज, शादी के कुछ ही अरसे बाद, द डिफेंडेंट चेंज्ड हिज बिहेवियर एंड shown true colors of his eyes and started rude behavior with the plaintiff and made her life miserable day by day. शादी के कुछ अरसे बाद प्लेंटिफ मतलब जो कि शोहर है लड़की के, उसने अपने असली रंग दिखाना शुरू किया और उसकी ज़िंदगी अजीरन कर दी। प्लेंट के पैरा नंबर 5 that the plaintiff number 1 and the defendant were residing at the above given address. The behavior and attitude of the defendant was not good with the plaintiff number 1, but the plaintiff number 1 bears such attitude of the defendant such to save her marital life and for the sake of better future of her minor child. इस पैरा में हमने ये जिक्र किया हुआ है कि लड़की उसके रवैये को बर्दाश्त करती रही कि ताकि उसके बच्चे की ज़िंदगी और उसका मुस्तकबिल और उसकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके। पेज नंबर 3 पैरा नंबर 6 है दैट आफ्टर सम टाइम ऑफ मैरिज इट वाज रियलाइज्ड बाय द प्लेंटिफ नंबर 1 दैट द डिफेंडेंट हैज़ नो लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स द प्लेंटिफ नंबर 1। उसके बाद इसको पता चला उनको, जो लेडी हैं उनको, कि उसके शोहर उससे मोहब्बत नहीं करते। पैरा नंबर 7 दैट द डिफेंडेंट नेवर गिवन लव अफेक्शन एंड केयर टू द प्लेंटिफ नंबर 1 इवन ही डिड नॉट एवर फुलफिल विश ऑफ द प्लेंटिफ नंबर 1 इवन ही डिड नॉट प्रोवाइड प्रॉपर मेडिकेशन टू द प्लेंटिफ नंबर 1 वेन एवर शी रिमेन इल। मतलब जब वो बीमार होती थी या कोई ज़रूरत की चीज़ मांगी जाती थी तो उसका ख्याल नहीं किया जाता था और वो मुहैया नहीं की जाती थी। पैरा नंबर 8 दैट द डिफेंडेंट ऑलवेज यूज्ड टू बीट, टॉर्चर, अब्यूज, maltreat द प्लेंटिफ नंबर 1 एंड आल्सो काज सीरियस मेंटल टॉर्चर एंड एगनी टू द प्लेंटिफ नंबर 1, बट द प्लेंटिफ नंबर 1 हैविंग नो अल्टरनेट शेल्टर endured all that just under the hope that by the passage of time the defendant will realize his responsibilities and resultantly in future a happy and normal marital life will start for the plaintiff, but all such hopes of the plaintiff went into vain due to continuous habitual misconduct, maltreatment, ill attitude, immoral demands and illegal activities of the defendant. पैरा नंबर 8 में बिल्कुल क्लियर कट लिखा गया है। मैंने लिखा था कि जो मेरे क्लाइंट थे उनकी जो मैरिटल लाइफ थी, शादीशुदा ज़िंदगी, उसमें बिल्कुल भी उनका ख्याल नहीं रखा गया। उनको बिल्कुल भी एक नामुनासिब तरीके से रखा जाता था, इलीगल एक्टिविटीज़ और उनको टॉर्चर करना वगैरह वगैरह। पैरा नंबर 9 that during the entire matrimonial life the defendant failed to properly maintain the plaintiff। पेज नंबर 4 आपने नोट करना है कि and whenever the plaintiff number 1 demanded necessities of life from the defendant, on which the defendant made quarrel with the plaintiff number 1 and did not paid even a single penny to her, and also extended threats to the plaintiff number 1 that he will kick out her from his house। के मतलब उनको उनके घर से जो शोहर हैं वो अपनी बीवी को निकाल देंगे और 1 रुपया भी उनको नहीं देते थे।
और उनको हरास करते थे। हरास के मनाए मतलब धमकाते थे। पैरा नंबर 10 that neither plaintiff number 1 was ever provided any love or affection by the defendant, nor defendant performed his legal and moral matrimonial obligation toward the plaintiff as prescribed under Islam। मतलब जो इस्लाम के मुताबिक उनके हुकूक थे वो उनको नहीं दिए जा रहे थे। फर्दर दैट द प्लेंटिफ नंबर 1 हैड ट्राइड हर लेवल बेस्ट टू incline the defendant for desisting from his immoral demands, ill attitude, unlawful conduct, and unhuman behavior, and to realize him the matrimonial responsibilities laid upon him by Almighty Allah. But due to the obstinacy of the defendant, all sincere efforts of the plaintiff number 1 remain resultless। मतलब प्लेंटिफ जो कि लेडी थी, वाइफ थी शोहर की, बीवी थी शोहर की, उसने पूरी कोशिश की कि उनका हस्बैंड उनके साथ अच्छा रवैया रखे और उनके साथ इल एटीट्यूड, इमोरल डिमांड और अनलॉफुल कंडक्ट को ख़त्म करे और उनके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारे और बिहेवियर बेहतर करे जैसे अल्लाह अलमाइटी ने हुक्म फरमाया है। तो पैरा नंबर 11 दैट the defendant kicked out the plaintiff number 1 from his house along with the minor plaintiff number 2 in wearing her 3 clothes। 3 कपड़ों में उनको अपनी बीवी को शोहर ने घर से निकाल दिया। and since then he neither contacted with the plaintiff number 1 nor sent even a single penny to the plaintiff lieu of maintenance। ना ही उनको कोई खर्चा दिया गया और ना ही कभी उनको पूछा गया। 23/3/2016 को उनको उनसे घर से निकाला गया। पेज नंबर 5 पैरा नंबर 12 that the defendant is doing job as a security officer in CPAC pay and earn rupees 50,000 per month। as such the defendant is liable to pay past maintenance rupees 50,000 per month to the plaintiff number 1 since 23/3/2016 and future maintenance at the same rate till her इद्दत पीरियड। के उनको जो शोहर थे वो सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब करते थे और उनकी सैलरी 50,000 थी, जिसमें से वो 15,000 रुपये उनको पे कर सकती हैं जब से उनको उनके घर से निकाला और इद्दत के पीरियड तक। अब एक बात यहाँ पर आपको ये बतानी है कि आपने उसमें सैलरी ज़रूर शो करनी है। आपने बताना है कि उनकी जो कम से कम कमाई है वो कितनी है, ताकि कोर्ट आपको मेंटेनेंस उस हिसाब से दिलवा सके। पैरा नंबर 13 that the defendant being father of the plaintiff number 2 is liable to pay rupees 10,000 per month since the date of birth of the minor plaintiff number 2 till the age of his maturity while increment of 20% per annum। एंड पैरा नंबर 3 का मतलब यही बनता है कि जो बच्चा उनकी पैदाइश से लेकर अब तक उसको 10,000 रुपये पर महीना खर्च दिया जाए 20% पर एनम के इजाफे के साथ। पैरा नंबर 14 दैट द प्लेंटिफ नंबर 1 हैज़ डेवलप्ड सीरियस हेट इन हर हार्ट अगेंस्ट द डिफेंडेंट एंड नाउ अंडर the circumstances she will prefer to die instead of rejoining the defendant as his wife, hence this suit for dissolution of marriage। Para number 15 that the plaintiff number 1 is ready to forego her dower amount in lieu of खुला। जो उनका हक मेहर बनता है वो उसको माफ़ करने के लिए तैयार है अगर खुला ग्रांट की जाती है। Para number 16 that the cause of action has arisen to the plaintiff against the defendant for filing the instant suit against the defendant firstly when plaintiff number 1 was married with the defendant and thereafter when the defendant started creating mental as well as। अब इसमें आप ये वीडियो में रोक कर ये मुकम्मल आप तफसील पढ़ सकते हैं जिसमें उनको घर से निकाला गया था, तो तब से लेकर काज ऑफ एक्शन स्टार्ट हुआ।
Para number 17, that the plaintiff is residing at the above mentioned address within the territorial limits of a police station Mochico, which is within the jurisdiction of this honorable court. Para number 18, that the proper court fee is prescribed under the law has been affixed on the plaintiff. अगर ये केस आप वकील साहब के ज़रिए कर रही हैं तो उन वकील साहब को पता है कि कोर्ट फी कितनी बनेगी। एंड अगर आप ये इन पर्सन केस करना चाहते हैं तो उसमें आपकी कोर्ट फीस कोर्ट के जो क्लर्क हैं या फिर पेशकार हैं वो आपको बता सकते हैं कि इस पर कितनी फी लगेगी। अब आती है मेन प्रेयर। It is therefore respectfully prayed that this honorable court may graciously be pleased to pass a judgment and a decree in favor of the plaintiff and give against the defendant as follows. अब इस्तदा की जाती है कोर्ट से कि A to dissolve the marriage between plaintiff number 1 and the defendant is the plaintiff number 1 is ready to forgo her door amount in lieu of खुला, कि जो इनकी शादी है वो खुला के ज़रिए ख़त्म की जाए। Para number B, to direct the defendant to return the dowry articles including gold ornaments to the plaintiff number 1 as per list annexures and are in alternatively paid rupees to the plaintiff number 1। या तो उनको सोना जो सोना है लड़की लेके आई थी वो वापस किया जाए या फिर उतनी अमाउंट वापस की जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि अगर कोई बीवी नाफरमानी करती है तो उस सूरत में ये जो डॉरी आर्टिकल या फिर हक मोहर वगैरह कुछ भी उसको नहीं मिलेगा। Para number C, to direct the defendant to pay past and future maintenance of the plaintiff number 1 since 23/3/2016 till that period. To direct the defendant to pay past and future maintenance of the plaintiff number 2 since the date of birth till the age of his maturity at the rate of 10,000 per month while increment 20%. Para number E of the prayer, to grant cost of the suit or any other relief which this honorable court under the facts and circumstances of the matter may deem fit and proper. उसके बाद plaintiff कराची डेटेड एडवोकेट फॉर द प्लेंटिफ। अगर आपने ये केस इन पर्सन दाखिल करना है अपना वकील साहब के बगैर तो फिर आपने इसमें यहाँ पर जस्ट इतना लिखना है कि इन पर्सन, बाकी तरीक़ेकार इसका सेम ही रहेगा। इन पर्सन आपने केस दाखिल करना हो तो फिर उसमें एडवोकेट साहब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एडवोकेट तो फिर यही तरीक़ेकार फॉर्मेट यही होगा, चाहे आप इन पर्सन जाएँ या फिर किसी एडवोकेट साहब के ज़रिए। पेज नंबर 8 जिस पर आती है वेरिफिकेशन। अब आपने यहाँ पर वेरिफिकेशन देनी है कि आप सन ऑफ जो भी हैं एड्रेस वगैरह देने के बाद आप इसमें प्लेंटिफ नंबर 1 है और आपको इसके मुकम्मल नॉलेज है और ये आपके कहने पर बनाया गया है। उसके बाद फिर तरीक़ेकार आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम ही रहेगा। Commissioner for taking oath, documents filed, documents relied upon as per annexures, original of the annexures and all other relevant documents. Address of the parties is entitled, address for service of plaintiff's counsel is in वकालतनामा। आप ये देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन बिल्कुल इस तरह से ही बनेगी। ये आती है लिस्ट ऑफ विटनेसेस। लिस्ट ऑफ विटनेसेस इसका टाइटल सेम बनेगा। लिस्ट ऑफ विटनेसेस में प्लेंटिफ खुद हैं और दूसरा अगर कोई आपने देना हो तो दे सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। उसके बाद फिर 17A की एप्लीकेशन जो कि सिंध फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के मुताबिक है, उसका एप्लीकेशन का ड्राफ्ट भी सेम ही बनेगा। ये आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर पॉज करके आप ये इजीली पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद इसका एफिडेविट। अब एफिडेविट इसका भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जैसे आप देख सकते हैं। मैं इसमें रीड इसलिए नहीं कर रहा कि टाइम लग जाएगा, तो टाइम को सेव करने के लिए आप ये वीडियो पॉज करके इजीली पढ़ सकते हैं।
ये एफिडेविट आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही लिखा गया है एफिडेविट। आप वीडियो पॉज करके इजीली रीड कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए आपकी हेल्प हो जाएगी और आप एक केस दाखिल करने के काबिल हो जाएंगे। चाहे आप प्लेंटिफ हो या चाहे डिफेंडेंट हो, आपको केस समझना चाहिए, उसके बाद फिर उसको दाखिल करना चाहिए। इसका फॉर्मेट यही होगा जैसे आप वीडियो में पीछे देख सकते हैं। तो उसके अलावा अगर आपने कोई सजेशन या फिर कोई क्वेश्चन या आप मुझसे मिलना चाहें या केस करवाना चाहें तो आप मुझसे मेरी इस एड्रेस या मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको कोई सजेशन चाहिए या मुझे आप सजेशन देना चाहें या कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे इस यूट्यूब के वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।